सभी का आवाज़ हिंद के खास कार्यक्रम कोरोना लॉकडाउन और चर्चा में। आज हमारे शो का चौथा दिन है और आज हमारे साथ इस शो में चर्चा में जुड़े हैं AIMIM बंगाल स्टेट कमेटी के मेंबर मोहम्मद इंतखाब आलम जी। मोहम्मद इंतखाब आलम जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को यह भी बता दूं कि इंतखाब आलम जी AIMIM के साथ साथ और भी कई संस्थानों से जुड़े हैं, जैसे कि मेडिकल यूनिट, मजलिसे हुसैन और साथ ही साथ ये माइनॉरिटी सेल नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज भी हैं। और अब बढ़ते हैं चर्चा की तरफ। इंतखाब आलम जी, आपको मैं पहला सवाल ये करूंगा कि आप जो संस्थानों से जुड़े हैं, चाहे वो मजलिसे हुसैन हो या फिर मेडिकल यूनिट हो या फिर माइनॉरिटी सेल हो, वो किस तरह का काम करती है? देखिए, प्रॉब्लम क्या है, आपको लॉकडाउन चल रही है तो वो तो लॉकडाउन चल रही है। लॉकडाउन के अलावा भी जो हमारा सोशल रिफॉर्म का काम चलता है बंगाल में, इस तरीके से कुछ मेडिकल जो हालात से मजबूर लोग हैं उनको हम लोग मेडिकल मुहैया फ्री ऑफ कॉस्ट पे, हमारी मजलिसे हुसैन और मेडिकल बैंक जिसके जनरल सेक्रेटरी मिस्टर डियासी साहब है जी, उनके थ्रू काम चल रहा है। प्लस कुछ अभी जैसे लॉकडाउन में एग्जैक्टली क्या हुआ है कि लॉकडाउन की जो परेशानी हुई है तो उन परेशानियों में सबसे ज्यादा अफेक्टेड वो लोग हैं, पहले तो जो सीनियर सिटीजन है जी। सीनियर सिटीजन वो लोग जो घरों में आज महदूद है, उनके पास कोई बंदा नहीं है कि बाहर से जाके कोई राशन या मेडिसिन कुछ लेकर आपके दे पाए जी। उनके लड़के या लड़कियां जो भी है वो फॉरेन कंट्रीज या एनआरआईज होकर आज बाहर है और वो यहाँ फंसे हुए, तो वो हमारे नंबर्स पे वो कॉल करते हैं तो हमारे लड़के वहां जाते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी डेली मुहैया की राशन वगैरह वो देते हैं और उनके पैसे देते हैं, वो सामान खरीद कर उनके घरों तक पहुंचाती है। ये हमारी एक यूनिट काम कर रही है। दूसरी यूनिट वो है जो रिफॉर्म्स के तरीके से हम लोग कुछ जो हमारे देखिए क्या होता है कि माइनॉरिटीज में ज्यादा लोग जो है ना वो थोड़े से इलिटरेट जी, तो उनके लिए एजुकेशन का भी रिफॉर्म्स का हमारा काम चल रहा है मजलिसे हुसैन के जानिब। सेकेंडरी, आज जो लॉकडाउन में फंसे हुए, देखिए लॉकडाउन हम लोगों ने जब देखा था कि 6 मार्च से जब ये हिसाब चालू हो गया था कि लॉकडाउन जो ऑल ओवर कंट्रीज में चल रहा था और हिंदुस्तान में उसके लिए कुछ नहीं आ रहा था जी, तो हिंदुस्तान ने 6 मार्च को जब रिक्विजिशन फाइल किया एयरपोर्ट अथॉरिटी को कि हमारी जो भी फ्लाइट से बाहर से वो सारी चीजें बंद होंगी, उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ 18 तारीख को कि 22 तारीख को जनता कर्फ्यू होगी एक दिन का। अचानक उसके बाद तो हम लोगों ने मजलिस हुसैन की तमाम मेंबर्स ने बैठ के हम लोगों को डिसाइड किया कि ये लॉकडाउन होता है वो किस तरीके से होगा और क्या फ्यूचर में इसकी अफेक्टेड होगी। उसके लिए हम लोगों ने तैयार किया। आज 25 मार्च से जी आज तक हम बैठे हुए हैं 24 अप्रैल समथिंग, यहाँ तक आज हम लोग एवरी डे 150 से 200 फैमिली को रोजाना तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो वो चीज हम लोग कर रहे हैं एवरी डे वाइज जी। हर रोज हम लोग यहाँ से उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से कॉल्स आती है, कुछ लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो जहाँ तक इमरजेंसी कोटाज है जिसके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा, वहां तक हम इस लॉकडाउन में 150 से 200 लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं जी। ये हमारा काम है जी सर। इसी में मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगा कि जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है मजलिसे हुसैन, क्या ये सिर्फ ये बंगाल में ही काम करता है या फिर देश के और भी राज्यों में इसकी कोई ब्रांच है? नहीं साहब, ये बाहर हमारे एरियाज में से लोकेट करके हम लोग बंगाल में बहुत सारी कोशिश चल रही है, तो अभी तक बंगाल में ही महदूद है जी। इंशाल्लाह आगे और भी बढ़ जाएगी इंशाल्लाह, अगर किसी तरह काम होता रहा तो बेशक। बाकी जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसके बावजूद कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कमी कहाँ पे हो रही है? क्या सरकार की तरफ से कोई कमी हो रही है या फिर जनता की तरफ से सरकार के द्वारा बनाए नियमों के हिसाब से लापरवाही की जा रही है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल था जी। इस सवाल को जो भी मीडिया चैनल उठा ही नहीं रही है। हम वैसे ही सवालों को उठाते हैं जो सवाल अब तक दबे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल उठाने में क्या होता है कि कुछ लोगों तक इंफॉर्मेशन आप तक की पहुंचाओ, जो मीडिया नेटवर्क का काम है, लेकिन कुछ मीडिया नेटवर्क जो है ना इन सवालों को घुमा फिरा कर जो मुद्दे उनसे भटकाने की कोशिश और साजिश हो जाती है। आपको पहले चीज बताओ कि ये जो लॉकडाउन हुआ जी, स्ट्रेटेजी बनी थी
ये ऑल ओवर इंटरनेशनल वाइड क्या एक दिन का मसला था? नहीं, ये मसला पिछले अक्टूबर नवंबर से, नवंबर इन मंथ ऑफ नवंबर 2019 से इंटरनेशनल वाइड ये कोरोना चल रहा था। क्या हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस थे? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर वगैरह जितने भी है, वो क्या इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हमारे इंडिया में ये कोविड-19 वायरस एंट्री नहीं कर पाएगी? और अगर ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थे तो इन लोगों की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बनी कि हम हिंदुस्तान में इस तरीके की जो लॉकडाउन होगी उस हालात में हम क्या काम कर सकते हैं और किस तरीके से लोगों को इन चीजों से बचा सकते हैं? आज आप बताइए, जो भी अनाउंसमेंट हुआ है सरकारी तरफ, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अनाउंसमेंट हुआ मेरे भाई, आप बताइए कि वो तमाम अनाउंसमेंट की 100% ही नहीं, छोड़ दीजिए 50% भी क्या एप्लीकेशन हुई है? आज पहली बात मैं बताऊं कि लोगों तक खाने पहुंचाने की बात की जा रही थी। लोग आज परेशान है। कौन लोग परेशान है ये पहले आपको जानना होगा। वो लोग परेशान है जो डेली लेबर थे। जैसा मान लीजिए आपकी जो रिक्शा चलाता है, वैन चलाता है, जो राज मजदूरी की काम करता है, जो सड़कों के गड्ढे वगैरह खोदता है, इन तरीके के जो लेबर डिपार्टमेंट थे उनकी कमर 5 दिनों से 7 दिनों के अंदर टूट गई थी। आप उनके लिए आपने कोई रास्ता, कोई स्ट्रेटेजी बनाया ही नहीं। आपने कहा कि माल पहुंचेंगे, लेकिन आज वेस्ट बंगाल ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया वाइड राशन कार्ड में जो भी माल प्रोवाइड किया जा रहा है, आप मान लो 5 किलो जी, 10 किलो, एक फैमिली में 5 से 10 लोग रहते हैं। ये भूल गए हैं क्या गवर्नमेंट? 5 से 10 किलो का जो महीने का राशन है, 5 से 10 किलो चावल और 5 से 10 किलो आटा या चीनी 1 केजी का, जो भी नोटिफिकेशन WHO की तरफ से आया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो उनको राशन से मुहैया किया जा रहा है, तो वो मुहैया में क्या उनका महीने भर का राशन कंप्लीट हो जाएगा? क्या महीने भर सरवाइव कर पाएंगे? अगर सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो हार के कुछ बंदे जो है बाहर निकल रहे, सड़क पे निकल रहे, रोजी रोटी की तलाश में, कहीं से भी 100-200 का मिल जाए, या कहीं से किसी के घर पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि 2 किलो चावल दे दीजिए, 4 किलो आटा दे दीजिए। अगर ये चीज उनको हम घर तक पहुंचा पाते तो क्या वो बाहर आते? ये सवाल सरकार से होगा। ये गलती सवाल पूरी सरकार की है और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को। आज लॉकडाउन मान लीजिए खत्म होने का कोई आसार नहीं दिख रहा है। धीरे धीरे एवरीडे परसेंटेज वाइज बढ़ेगी। आप अपने पास हमारे मान लीजिए ना, आप अगर बंगाल में ही देखिए तो बंगाल में किट पहुंचती है 20 दिनों बाद जी। 22 मार्च का कर्फ्यू हुआ, 23 मार्च से आपका लॉकडाउन चालू हुआ है। रिसेंट इस अप्रैल के मंथ में वेस्ट बंगाल में सरकार की तरफ से वो इमरजेंसी मेडिकल टेस्टिंग किट भेजा गया। आपके पास टेस्टिंग किट नहीं है, आपके पास पीपी किट नहीं है, आपके पास सैनिटाइजर नहीं है। आप किस हिसाब से कोविड-19 के लिए आप प्रेजेंट हो रहे हो कि हम इसके खिलाफ मुहिम छेड़ दिए, हम लड़ रहे हैं? मुझे तो शक है कि जो नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के तरफ से, वो नंबर ही ना कहीं गलत है। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। मतलब कोरोना संक्रमितों की संख्या और ज्यादा है 100% ना। आप किस तरीके से, कौन सी एवरेज की बात कर रहे हैं आप? लेकिन इन नंबर्स को छुपाया जा रहा है मेरे भाई। और दूसरी चीज है कि सरकार और पुलिस इसको इस तरीके से एक अफवाह के तरफ में कर रहा है कि बहुत सारे लोग, मान लीजिए देखिए, अगर बोला जा रहा है शक, तो हमें कोविड-19 की क्या सिम्टम्स है हमें मालूम नहीं है। सरकार की तरफ से क्या जारी हुआ था कि बुखार हुआ, खांसी हुआ, सर्दी हुआ, तो आप उसके लिए टेस्टिंग करने जाए। कहाँ टेस्टिंग करवाइएगा आप बताइए? टेस्टिंग सेंटर्स है आपके पास? जो टेस्टिंग सेंटर्स खुले हुए हैं उस टेस्टिंग सेंटर्स में आप जा नहीं पा रहे हो, डर के मारे। क्यों? आपको उठा के क्वारंटाइन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। आप ही के इलाके के महदूद सर्च कीजिए, जो इलाके में बहुत सारे लोग बुखार है लेकिन वो अकेले घर में पड़ा हुआ है, लेकिन वो टेस्ट करवाने नहीं आ रहा। हो सकता है वायरल फीवर हो सकता है मलेरिया हो सकता है टाइफाइड हो। जी सर। तो आप उस चीज में ऐसा लोगों को डरा दिए है कि वो लोग घर से बाहर निकलना बंद हो गया। वो टेस्टिंग सेंटर तक जा नहीं रहा, वो हेल्थ सेंटर तक जा नहीं रहा, सरकारी हॉस्पिटल्स के पास पहुंच नहीं रहा। अब जब वो चीज बढ़ जाता है तो 10 लोगों में से अगर 2 लोगों के पास कोविड-19 वायरस है और वो जब बढ़ गया तो वो अकेले नहीं, पूरी फैमिली को पेट में ले लिया। ये चीजें इश्यूज हो रही है। लेकिन सर, मैं इसी में आपसे पूछना चाहूंगा, एक सवाल को बढ़ाना चाहूंगा इसी सवाल के
के साथ, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है, कई बार उन्होंने कहा है कि हम जब हमारे देश में कोरोना के केसेस काफी कम थे, हम उसी समय से सतर्क हो गए थे और हमने ये एयरपोर्ट्स वगैरह पे स्क्रीनिंग चालू कर दी। तो इसके बावजूद भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको दुश्मन मारने के लिए आप घर पे बैठे हो और दुश्मन एक हाथ में हो, आपको घर में मारने के लिए दौड़ के आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? खिड़की बंद कीजिएगा ना दरवाजा बंद कीजिएगा? इसराइल भाई जी, पहले तो हम दरवाजा बंद करेंगे सर अपना। बहुत अच्छा जवाब था। अभी आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कोविड-19 एंट्री करने से पहले की जो आप बात बता रहे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने जो बातें बयान ने आपको बताई या हम लोगों को बताई, तो आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स को आप ब्लॉक पहले क्यों नहीं किए? क्यों छोड़ के रखे थे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को? आपने अप डाउन क्यों करवाया? आप बताइए ना साहब, आप जिस स्टेट में रहते हैं, आज बंगाल ही नहीं बल्कि पूरी हिंदुस्तान की जितनी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है, क्या 22 तारीख के पहले बंद किया गया? वो बंद हुई है 25 तारीख के बाद से तमाम एयरपोर्ट अथॉरिटी। 22 तारीख से बंद क्या हुआ? बंगाल से बिहार जाना, बंगाल से झारखंड जाना, बिहार से बंगाल आना, दिल्ली से बॉम्बे जाना, बंगाल से बॉम्बे की तरफ जो ट्रेन रूट करती थी, डेली रूट की सर्विसेज बसें जो करती थी, उनको आपने पहले ब्लॉक कर दिया। जी। के बाद आप एयरपोर्ट अथॉरिटीज को आपको पहले सील करना चाहिए था, उसके बाद आपको आने चाहिए थी इंटरसिटी से जो बस रूट सर्विस चल रही थी, जो ट्रेन रूट सर्विस चल रही थी। लेकिन आपने टोटल उल्टा काम किया। आपने पहले इन लोगों को ब्लॉक करके आपने इंटरनेशनल फ्लाइट को खोल के रखा। क्यों? बाहर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट के जो पैसेंजर्स आ रहे थे, उसको आप स्क्रीनिंग टेस्ट कर रहे हैं। अब क्या स्क्रीनिंग टेस्ट किए? आपने फेल हो गए, उस चीज में भी आप फेल हो, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे स्टार जो आए, बाद में मालूम हुआ कि वो कोरोना संक्रमित लोग हैं। मैं अगर कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे स्टार आए, बहुत सारे ऊपर से जो भी बड़े लोग थे, उन लोगों को आप कोरोना संक्रमित आपने बनाया या वो बने। ये जो चीज भी हुई है वो किसके वजह से हुई है? वो इंटरनेशनल फ्लाइट की वजह से हुई है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट अगर 20 मार्च से पहले आप ब्लॉक कर चुके होते, तो आज हिंदुस्तान जो महामारी का खेल खेल रहा है, वो चीज बच जाता। आज देश महामारी तो महामारी, साथ ही भूख से काफी लोग डेथ कर रहे हैं। अगर आपको नंबर्स चाहिए तो साहब आप सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा और आप भी दरख्वास्त करने की कोशिश कीजिए कि कोरोना से जो मर रहे हैं, जो लोगों की संख्या है, भूख से मरने वालों की संख्या कितनी है? कोरोना के नंबर से ज्यादा होगा भूख से मरने वालों की संख्या। आज 1 महीना पर डे आप एवरेज में जो लोग मरते हैं, आज बताइए 1 महीना हो गया है साहब। नॉर्मल डेज में लोग भूख से मरते थे, आज कोरोना से कितने लोग ज्यादा भूख से मर रहे हैं, उसका परसेंटेज सरकार छुपा रही है पूरे भाई। जी सर, ये स्ट्रेटेजी फेल स्ट्रेटेजी थी। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि अब बारी आ रही है वो मिडिल क्लास फैमिलीज की। जी सर, तो बढ़िया स्ट्रेटेजी और बढ़िया चीजों के थ्रू चल रही थी। अभी आप बताओ, अगर किसी के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे थे, सरकार की तरफ से जारी होगी प्राइवेट स्कूल्स में फीस वगैरह नहीं दी जाएगी। जी, अगर जिसके बच्चे हैं भैया उसको बताइए सरकारी आपका जो प्राइवेट स्कूल है वो फीस कट रहा है या नहीं कट रहा? बिल्कुल कट रहा है। मैंने खुद भरा फीस। वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे 2 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, उन दोनों का मंथली फीस कटा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कटा है। उसके बाद अभी क्या हो गया, EMI आपने बोला था नहीं कटेंगे, पिछले महीने भी कटा EMI, ये महीने भी EMI कटा है। अगर उन्हें EMI पे कुछ छूट देनी है तो वो ऑर्डर देते। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया कुछ। करेक्ट ना साहब? तो अब अगर ऑर्डर नहीं दोगे आप तो वो तो काटेगा, और हम लोग आश्वस्त है कि वो लोग काटेंगे नहीं। और अगर आपके बैंक में पैसा, आप पूरे पैसे निकाल ले रहे हो, तो आपको 5,000 रुपए का अलग। जी सर, ये अब मिडिल क्लास फैमिली की खबर टूटेगी मेरे भाई। इन मंथ ऑफ 8 ऑफ अप्रैल आप देखोगे मिडिल क्लास फैमिली भी सड़कों पर होंगे। उसके बाद आपको जो आप घरों में रहने के लिए आप जो रिक्वेस्ट किए जा रहे हो ना, जी, फायदा नहीं होगा। आपके पास आर्म फोर्स उतारिए, पैरामिलिट्री फोर्स उतारिए, जब घर में किसी के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा बाल बच्चों के पास में, तो सड़कों पर आपको
आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी, आज भी वक्त है, अगर सरकार बैठ के इसको स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट अगर करती है तो इंशाअल्लाह ताला पूरा हिंदुस्तान इस लॉकडाउन से बढ़कर कोरोना से जंग लड़ सकता है। इंतखाब जी, मैं आपसे अगला सवाल ये करूंगा कि जिस हिसाब से हमारी सरकार की तैयारी है, जिस हिसाब से अभी हमारा देश का माहौल चल रहा है, इसको देखकर आपको क्या लगता है ये कोरोना के केसेस कितने दिनों तक खत्म हो जाएंगे और कितने दिनों तक चलने का अंदाजा है? WHO की तरफ से जो लिस्ट आई थी वो सितंबर तक का, ना मंथ ऑफ सितंबर तक खींचे जाने का बात था। तो क्या हमारी तैयारी उस हिसाब से है? हमारे देश की तैयारी है उस हिसाब से? साहब हमारी तैयारी तो अभी तक की नहीं थी, और आगे क्या होगा वो तो अल्लाह मालिक है सबसे बड़ा। दूसरी चीज है कि सितंबर तक जो बातें हुई थी उसमें बीच में कुछ रिलीज डेज दिया गया था 4-5 दिनों का, तो पहला टेस्ट तो कंप्लीट नहीं दिया गया है। दूसरी जगह पे आप जाइए तो अगर आप देखें जिस तरीके से रैपिडली जो नंबर बढ़ रहा है एवरीडे, मुझे नहीं लगता है कि जून जुलाई तक का कोई कंट्रोल आ पाएगा, और ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। हमारे पास इसका कोई एंटीवायरस है, एंटीडोट है नहीं हमारे पास, तो हम इससे बढ़ पाए। बस दो ही चीज हमारे पास है, एक घरों में रहो, दूसरा बाहर निकलो तो मास्क पहनो। तो मास्क क्यों जरूरी है वो चीजें आपको बतानी चाहिए। दूसरी चीज है कि घरों में रहो तो भैया घर में रहो तो कुछ खाने का भी तो कुछ सामान मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब राशन में दे रहे हो तो वो घर से बाहर निकलना पड़ रहा है ना राशन के लिए, ये घर में राशन वाले आके लेके जा रहे हैं, और राशन उन्हीं लोगों को भी मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। बरोबर जी। अब जितने लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनकी तो बात अलग है। आप अगर लिमिटेड नंबर अगर आप देखें सरकार के पास में जो राशन कार्ड होल्डर्स है और आधार कार्ड होल्डर है, उसी का फर्क आपको मालूम हो जाएगा। मैं जिस जगह रहता हूँ, जिस जगह मस्जिद हुसैन आज काम कर रही है मेरे भाई, मैं उस जगह बताता हूँ कि 30,000 राशन कार्ड होल्डर है हमारे जो राशन डीलर के पास, एक ही राशन शॉप है, और वहां पर अगर आप देखो तो वोटर आई कार्ड होल्डर हो रहे हैं 13,000 लेस देन 30,000, 12,800 का वोटर आई कार्ड, 800 का वोटर आई कार्ड होल्डर है, और 30,000 के करीबन हमारे राशन कार्ड होल्डर है जी। अब उसमें आप बताओ कि पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन वो नया जगह बना है हमारे यहाँ पर, न्यू डेवलपमेंट की है। अब न्यू टाउन का नाम सुने, न्यू टाउन, कोलकाता न्यू टाउन, अगर आप सर्च करो तो गूगल पे मिल जाएगा। न्यू टाउन से 33 एरियाज है यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ की पॉपुलेशन है मोर देन 50,000 जी। अब 50,000 की जो पॉपुलेशन है उसको आप सर्वाइव किस तरीके से करवा पाओगे। राशन सही तरीके से अगर देते भी हो तो एक राशन दुकान में पर डे 250 लोगों को राशन मिल रही है मेरे भाई जी। 250 लोग, सुबह 200, शाम को 50। अभी आप बताओ कि 250 बंदे अगर एक दिन में 250 फैमिली अगर एक दिन में राशन लेता है तो 10 दिनों में वो कितने लोगों को राशन दे पाएगा? 250। जी सर, 2,500 लोगों को। उसी हिसाब से अगर जाते हैं तो 30,000 लोगों तक पहुंचते जो पहले दिन आपसे 10 किलो चावल लेकर गया, 5 किलो चावल, 5 किलो दूध लेकर गया, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा उतने दिनों तक? ये फिगर्स को नहीं समझ पा रहे सरकार कह रहे दे हमारे पास पहुंच के लिए भाई, लोग बेबस लाचार भूखे इधर उधर भटक रहे मेरे भाई। हम लोग यार कोई भी सरकार अगर सामने आकर बोलता है कि घरों से नहीं निकलो, तो आप देख रहे बहुत सारी जगह पुलिसों के साथ खंड युद्ध में आ गया है। मुझे ये लगता है कि ये कोविड-19 का लड़ाई लड़ते लड़ते कहीं हमारे घर में गृह युद्ध ना हो जाए, उसके तरफ। अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा सर, हमारे देश में अगर कोई भी मुद्दा आता है, कोई भी अगर इश्यू हमारे देश में होता है, तो उस मुद्दे से राजनीति शुरू हो जाती है और उसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से देखा जाता है, और हम हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में जो एकता है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कुछ लोगों का काम है जी, वो अपना काम बखूबी करते हैं, कुछ लोग इस चीज से परे होकर आज एक दूसरे का साथ बढ़ा रहे हैं, तो मैं उन लोगों के साथ रहूंगा जो लोग आज लोगों के साथ खड़े हैं। आज मैं बताऊं कि मस्जिद हुसैन, अगर इस नाम से अगर आप देखो तो एक रिलीजन झलकता है। जी जी। मस्जिद हुसैन, आपको मैं बताऊं जब मस्जिद हुसैन का जिस वक्त मैं स्टार्टअप लिया था, हम लोग स्ट्रेटेजी लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे राशन, तो बहुत सारे लोग बताओ 70% वो लोग हैं
जो ताउन के लिए बाहर आए हमें डोनेट देने के लिए, नॉन मुस्लिम है। अच्छा। अभी मैं आपको कहता हूँ डॉक्टर शांतनु ठाकुर, निखिल परशुराम पुरिया, ऐसे काफी सारे नाम हैं जो आज आगे आकर हमारे साथ खड़े हैं। राशन, चावल, आटा, आलू, प्याज वगैरह मुहैया करवाए कि आप जाइए, बांटिए, इंतखाब पाए। तो ये जो चीज है ना, ये आपको देखना पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का काम है, कुछ कर नहीं सकते। और इसमें सबसे ज्यादा अगर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो इंडियन मीडिया, जो आज हमारे जहन को इस तरीके से बीमार कर दिया है ना, कोविड-19 वायरस से सबसे ज्यादा हमें अगर किसी से बचना है तो वो इंडियन मीडिया। सर अगला सवाल इसमें मैं थोड़ा सा आते हैं सर पर्सनल सवालों पे, जैसे कि हमारा रमजान शुरू हो चुका है शनिवार से, तो आप लोग रमजान मुबारक। तो सर मैं कहना ये चाहूंगा कि जैसे हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान जैसा कि हमारे रमजान में तरावी होती थी, एक साथ हम सब इकट्ठा होते थे, तो इन सब चीजों में, इन सब के दौरान, लॉकडाउन के दौरान मुसलमान भाइयों को किन किन तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरीके से बात हुई थी कि हैंड वॉश वगैरह करने चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि इस्लाम ही एक मजहब है जिसके तहत आप कोविड-19 से काफी तहत आप दूर रह सकते हैं। क्योंकि हमारे 24 घंटा में 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त आपको वजू करता है। अगर आप नमाजी बन गए तो वजू अगर करते हैं तो कोविड-19 से आप काफी दूर रहिए। दूसरा चीज है कि अभी क्या है, आपको मस्जिदों तक जाने के लिए मना किया जा रहा है, तो आपको वक्त और हालात के मुताबिक आपको बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि आपके मजहब पे कोई क्लेम आ रही है या मजहब के ऊपर में कोई प्रेशर बन रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि आज वक्त और हालात ये है कि देश के हर एक लोग अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज जानता हूँ कि जब एक शेर था भाई, मैं शेर के साथ वो बात आपको उसका जवाब देना चाहूंगा कि हम अपने घर में ही अब सारी बाजी हार बैठे हैं। हम अपने घर में ही अब सारी बाजी हार बैठे हैं, मगर भाई के खातिर दिल में लेकर प्यार बैठे हैं। लहू की जब जरूरत हो, वतन आवाज दे देना। लहू की जब जरूरत हो है वतन आवाज दे देना, कफन हाथों में लेकर हर घड़ी तैयार बैठा। जी सर, बिल्कुल। जब भी मुसलमान है ना, जब भी देश पे, आवाम पे जब भी कुछ एक परेशानी हुई आज हिंदुस्तान की, अब तारीख है कि हर वक्त मुसलमान आगे आकर अपना सीना देकर, अपना जिस्म देकर, अपना सर देकर वतन की हिफाजत और वतन की लाज बचाइए। आज भी वो वक्त है कि हर मुस्लिम आगे आए और जिस मुस्तैदी से जो बोला जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए, आज मैं बताऊं आपको, हर जगह पर सब सेवा संस्थान बोलिए, जो मुस्लिम ग्रुप है, हर लोग लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए? कोई खिचड़ी बना के खिला रहा है, तो खाना बना के खिला रहा है। खिदमत ही हमारे अल्लाह का सबसे पहला कलमा, अगर आप समझिए सही तरीके से। दूसरी चीज है कि हमें मस्जिदों से अगर परहेज करना बोला जा रहा है, तो मस्जिदों में जो कमिटीज के हैं, उलमा है, उन लोग 4-5 लोग अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा मस्जिद भी आबाद हो और हमारी ईमान जो है उसमें है। और दिल से तवक्कुल करके अगर घर पे आप रहे महबूब और घरों पे अगर इबादत करें, इंशाअल्लाह ताला हमारे मजहब के ऊपर भी कोई क्लेम ना आएगा और हम साथ भी देंगे उन लोगों का जो देश में आज कोविड-19 वायरस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम उसके लिए तैयार रहे। तमाम मुस्लिमों से मेरी यही दरख्वास्त है कि पाक माह रमजान के महीने में तमाम लोग सुबह दरख्वास्त करें, घरों में इबादत करें और उन लोगों तक पहुंचाए जो हल्के घरों में रमजान में शहरी और अफ्तार तक का कुछ मुहैया ना हो पाए, तो मैं तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा थोड़ा सा मुहैया करवाए कि उन लोगों के घरों में भी कोई ऐसा ना हो कि 24 घंटे का रोजा हो जाए। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, हम पर जितने वक्त का रोजा उतने वक्त का ही रोजा होता है, इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तमाम लोगों को। जैसा कि आपने भी बताया हमारे दर्शकों को कि थोड़ा ये परहेज करें और देश के माहौल को देखते हुए काम करें, तो कहीं ना कहीं से हमारा मजहब इस्लाम जो है वो भी कहीं ना कहीं परहेज करना सिखाता है और देश से मोहब्बत सिखाता है।
मोहब्बत ही सबसे बड़ी चीज, और इसी मोहब्बत के खातिर तमाम मुस्लिम आज एक जगह खड़े हैं और तमाम मुसलमान इस चीज को समझ कर ही हिंदुस्तान में कोविड-19 के खिलाफ मुहिम छेड़ रहे। लेकिन क्या बात है कि कुछ दिनों से जो आप न्यूज चैनल से देख रहे थे, तबलीगी जमात जी कुछ लोगों ने मीडिया के एंकर्स ने बता दिया तालिबानी जमात, बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, अल्लाह इनको और इनके पढ़ाई में इजाफा करे और जहन में इजाफा करे। जी एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि मुस्लिम जी तो जिस तरीके से सिंक्रोनाइज करके इस कोविड-19 को और इस कोरोना को मुस्लिम बना दिया गया था, शायद आपको मालूम होगा। जी जी बिल्कुल। तो मुस्लिम में तब्दील कर दिया गया था इस कोरोना वायरस को। एक चीज मैं बताऊं कि मुस्लिम जिस तरीके से आज बदनाम के बगार पर है, तो उसी तरीके से मुस्लिम आज जद्दोजहद में है कि देश के लोगों को किस तरीके से कोविड-19 से बचाएं हर तरफ। दूसरी बंगाली ने बता रहा हूँ ऑल ओवर जी इंडिया वाइड, हाँ अब हर जगह लोग लगेंगे। जी सर। लेकिन सर कहीं ना कहीं जो आपने भी ये जमात का जिक्र किया, तो जमात के तो जो कोरोना वायरस के केसेस हमारे देश में बढ़ रहे हैं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जमातियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए हमारे केंद्र की सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी जिम्मेदार है? दिल्ली की केजरीवाल सरकार नहीं साहब, अब ये जो सवाल है वो आपका पॉलिटिकली सवाल आ गया। जी सर। तो सर आप भी पॉलिटिक्स से रिलेट करते हैं? अभी यहाँ मतलब बंगाल में पॉलिटिक्स के ऐसे माजरे है ना कि थोड़ा सा सेल्फ डिस्टेंस करके होना, सोशल डिस्टेंस की जगह हम लोग को थोड़ा सा सेल्फ डिस्टेंस होकर चलना पड़ रहा है। जी जी। एक चीज ही मैं बताऊंगा, पॉलिटिकली जब सवाल किए तो जवाब में मैं दूंगा कि मेरा एक नेचर है कि जो मैं ओपन माइंड बात करता हूँ और लोगों के आईने दिखलाना बेहद पसंद करता हूँ। मैं एक चीज बताऊं कि आज तबलीगी जमात के ऊपर में जो भी इल्जामात लगाकर इस जमात को बदनाम करने की साजिश, अब टेलीविजन नेटवर्क पर तबलीगी जमात के नंबर दिए गए कि इतने पेशेंट्स है, ये सिर्फ मीडिया की स्ट्रेटेजी बनाई थी, लेकिन किसके हुक्म पर वो देखना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इसको अपनी हुक्म नहीं मानता है तो ऐसा काम हुआ क्यों, ये सेंट्रल को सोचना पड़ेगा। क्या देश में तबलीगी जमात सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड एक स्ट्रॉन्ग एक सोर्स था जो इस्लाम को रिफॉर्म्स करने में, इस्लाम को रेडी स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा काम किया है। जमात के ऊपर जो उंगली उठाया गया है तो इस्लाम के ऊपर उंगली उठाई गई है, इस चीज को हमें मद्देनजर रखकर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात मैं बोलूं, लोग जिस तरीके से बता रहे थे क्या तबलीगी जमात के तबलीगी का मतलब क्या है, वो लोग जगह खुदा की जगह जाकर जी लोगों को जगह जगह जाकर लोगों को इसके बारे में समझाते थे। बिल्कुल, तो वो जगह जगह जाएंगे नहीं तो समझाएंगे। जी सही बात। आपने इमरजेंसी अलॉटमेंट की, आपने पहले कोई नोटिफिकेशन ऐसी जारी नहीं की थी क्या? आपको नहीं जाना। अगर आप ये नोटिफिकेशन जारी कर चुके होते कि बिहार से बंगाल जाने वाले लोग ना जाए, अमेरिका से इटली से जो आने वाले हिंदुस्तान में ना आए, तो तबलीगी जमात वाले इधर उधर बिखरे हुए नहीं रहते जी, छुपे हुए नहीं रहते। आप लोगों ने क्या किया कि मंदिरों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको आपने कह दिया कि फंस गए, और जो मस्जिदों में जो जगह जगह तबलीग करने में फंस गए थे इसको लॉकडाउन की वजह से, उनको आप स्टेट में करने की छुपे, किस चीज से छुपे? आपकी जो सोच थी वो सोच ही गंदी थी। आज केजरीवाल सरकार ही थी, आज मैं बोलूं ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगहों में ये चीज हुई है, बहुत सारी ऐसी जगह, बहुत सारी गवर्नमेंट आज इस इस्लाम को इस्लामिक फोबिया के ऊपर में आकर इस चीज को बदनाम करने की साजिश की है। इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से मुस्लिम भी है वो मुस्लिम नेचर है, इस्लाम का जो नेचर है, हम लोग खुलकर आगे आएंगे और इस पूरी इल्जाम को इंशाल्लाह ताला हम लोग साफ करेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि मतलब ये तबलीगी जमात के बारे में आपने बताया, तो तबलीगी जमात के ऊपर एक और इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने उतनी तादाद में लोग वहां पे मौजूद है, इसकी जानकारी उन लोगों ने उन लोगों ने सरकार से छुपाई। साहब सरकार से छिपाई है, सरकार को बताई। आप सरकार को जब बताए थे कि ऑलरेडी वीजा का इमिग्रेशन जो बाहर से आए हुए थे निजामुद्दीन मरकज में, जो लोग बाहर से आए तो इंटरनेशनली थे ना कुछ लोग, तो सर वीजा किसके, तो उनके ऊपर इल्जाम तो ये लग रहा है कि वो टूरिस्ट वीजा लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे वो तबलीगी जमात में शरीक हो गए,
उन्होंने तबलीगी जमात में शरीक होने की कोई भी जानकारी उन्होंने नहीं दी थी, उनके ऊपर इल्जाम ये लग रहा है। बहुत अच्छी बात बोले कि टूरिस्ट वीजा जो आज एक क्लॉज को पकड़ करे वो लोग, तो आज टूरिस्ट वीजा के लिए तो आपको मालूम है कि इतना बड़ा महामारी वाला संकट हिंदुस्तान में आ सकता है, तो आपने टूरिस्ट इमिग्रेशन के वीजा को अलॉटमेंट क्यों किया? वो टूरिस्ट वीजा अलॉटमेंट किसने किया था? क्या मोहम्मद मौलाना शाद ने किया था या किसी इस्माइल ने किया था? ये जो किया था वो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अब्बास नकवी जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनको ये सोचना चाहिए और उनको ये बोलना चाहिए था कि इमिग्रेशन जो डिपार्टमेंट हो किसके हाथ में आता है, वीजा अलॉटमेंट किसने दिया, वो टूरिस्ट ही हो या वर्क परमिट हो या कुछ भी हो, अलॉटमेंट तो वहीं से आपने दिया ना साहब, तो आपको तो मालूम थी। जब मालूम थी तो उन लोगों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? आप ही ना करोगे साहब। आप गाड़ी दे रहे थे, निजामुद्दीन मरकज ने गाड़ी दी है, सब चीज दिया, लिस्ट बाकायदा, बगल में पुलिस स्टेशन, एक ही दीवार का फासला है, एक ही दीवार दूरी पे जी, 50 मीटर की दूरी है। हाँ, एक ही दीवार का फासला है। क्या पुलिस स्टेशन में मालूम नहीं था? वो डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर गए हैं, उनको डरा के धमका कर जाया गया। सीएम से टोटल ऊपर से मिले हुए थे। मैं कह रहा हूँ इसको में बड़ा स्कैम हुआ है, जिसको इसमें जो षड्यंत्र किया गया था टोटल ये जमाती वाले जो षड्यंत्र है, तो पूरा अगर आप देखो तो इसमें होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है जी। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ही ये काम किया गया था, लेकिन आग में घी डालने का काम हमारे आम आदमी पार्टी के जो सीएम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल माननीय सीएम थे हमारे, उन्होंने घी में आग डालने का काम किया। लेकिन ये पूरा आज इंडिया की जो गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री, ये फंस जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे सरकार के तैयारी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। उन्हें कोरोना, जिस हिसाब से कोरोना वायरस की महामारी जिस हिसाब से देश में कोरोना वायरस की महामारी फैलती जा रही, उस हिसाब से हमारा देश की सरकार तैयार नहीं है। उसे और भी तैयारी करने की जरूरत है। जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके घरों तक राशन पहुंचाने की जरूरत है। राशन है, मेडिकल किट्स है, आप मेडिकल उसकी जो दवाइयां हैं, वो दवाइयां आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं। दवाई दुकान सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो ग्लोबल जो भी कंपनीज है, आज जो भी आपके वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास बाहर से माल नहीं आ पा रहा है, जो महसूस नहीं हो पा रहा है, तो लोग जा रहे दवाई के लिए, दुकानों में दवाई नहीं अवेलेबल है। बहुत ऐसी दवाई की दुकानें जो अवेलेबल नहीं है। क्यों? जो होलसेल मार्केट होता है दवाइयों का, वो टोटल बंद है साहब। उसके जो स्टाफ थे वो बाहर रहते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन करके आते हैं, उनको गाड़ी नहीं मिल रही है, वो आने पा रहे दुकानों में स्टाफ की कमी होने की वजह से आज मेडिकल जो दवाइयां है, वो मेडिसिन दुकानों तक अवेलेबल नहीं है बहुत सारी। अब उसकी जगह पे दूसरी कंपनी की दवाइयां यूज करने पड़ रही है लोगों का। आज बताइए ना, शुगर के पेशेंट, आज के पेशेंट, आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट जो डेली मेडिसिन यूज करते हैं, उन लोगों का हाल है। देखो, हम सबने कहा कि आई एम स्टेइंग एट होम, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं नहीं कर पाया, घर पे नहीं कर पाया। मैं जब से लॉकडाउन हूँ तब से मैं बाहर सड़क पर गाड़ी से जाता हूँ और लोगों तक उनके पास पहुंचता हूँ। अगर 2 चावल दे दीजिए तो कम से कम उनसे वहाँ बैठ कर मोहल्ले में देख रहा हूँ कि रात में आ रहा है, क्या मुश्किल है, क्या हालात है, क्या परेशानी है। परेशानी के लिए मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ, करते रहेंगे, कोशिश अल्लाह आपको करने की कोशिश करेंगे अपने लिए। बस वहां तक वो दवाइयाँ, वो राशन तक हम कोशिश कर पा रही है और इंशाल्लाह कामयाब कुछ तक हो रहे। बस दुआओं की जरूरत है। ये जो हालात है, बहुत हालात गवर्नमेंट पोर्टल फेल हो चुका और गवर्नमेंट में उंगली उठाते भी हासिल नहीं होगा साहब। आपके अपने लोग मर जाएंगे। गवर्नमेंट जब आज आपको जागना है और ये लड़ाई लड़ना है, फायदा नहीं। आप 1 महीने के करीब हो गए गवर्नमेंट की तरफ से, आप गवर्नमेंट की जो हाल आपने देख लिया। अगर गवर्नमेंट चाहती तो आज तक की मुश्किल हालात की एक तरीके से जायजा लेकर आज देखिए, टाटा को परेशानी नहीं है, रिलायंस को परेशानी नहीं। अगर जियो का आपके पास नंबर है 400 साहब, 4
रिलायंस बोल नहीं सकता था कि जब तक लॉकडाउन होगा मैं सबकी रिचार्ज फ्री कर देता हूँ या कट ऑफ करता हूँ 50% या वेव ऑफ करता हूँ, लेकिन उधर से कुछ आया नहीं, जी उधर से कुछ भी सेगमेंटेशन नहीं आया। कहाँ है? ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ तबके के लोग मर जाए तो कोई नहीं, ऐसी सोच हो गई है, मेंटेलिटी हो गई है। सिर्फ एक चेहरा नकाब तरीके लोगों के सामने आ रहे हैं कि मैं लोगों का हमदर्दी ले सकता हूँ। आज जितने लोग जो आज सड़कों पर उतर कर अपने घर से बाहर निकलकर लोगों को खाना राशन दवाइयां पहुंचा रहे हैं, उनको घरों में रहने के लिए और बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमारी बंगाल की टॉप खींच रही थी, जिनको को सोशल डिस्टेंस बनाया जाए, आज गाड़ियों में घूम के खुद से माइकिंग कर रही है, बताया जाए। उनसे मैं पूछा, वहां तक भी जो खबर है सीएम डिपार्टमेंट में जो हमारा हेड ऑफिस है वहां तक मैंने खबर पहुंचाई, उनके पास भी उस तरीके का राशन नहीं है और वो राशन कार्ड होल्डर राशन दुकान में आ रही है, अभी राशन को पार्टी फंड के तरफ रिलीज नहीं हो रहा है इनका। लोग कहाँ जाएंगे? दूसरे पार्टी आ रही है, वो सिर्फ अपने कैडर जो ऑपरेट होते हैं तो उनके जो पार्टी मेंबर्स है वो पार्टी मेंबर्स को ही दिया जा रहा है, जो पार्टी मेंबर्स खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन लोगों तक सही तरीके से जो नीडी पर्सन है, जो नीडी जैसा आपने पता गया था, लेकिन उसमें तो वो चीज सरकार को आज करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मैं बताता हूँ बस से बदतर हालात होने वाला है हिंदुस्तान का। बिल्कुल सर, हालात आप नहीं देख रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ जैसे जैसे एक जाएगा और हालात खराब हो गए हिंदुस्तान का। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल जी। इंतखाब जी, आपका अब आपसे हमारा समय हो चुका विदा लेने का। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे चर्चा का निष्कर्ष यही निकलता है, आपने देखा हमारे साथ AIMIM के इंतखाब जी जुड़े और उनसे चर्चा करने के बाद इस शो का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमारे सरकार को भी और तैयारी करने की जरूरत है। जिस हिसाब से हमारे देश में महामारी फैलती जा रही है उस हिसाब से हमारे देश की सरकार जो उसके पास तैयारी नहीं है। इसी तरह की और भी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आवाज नहीं। वंदे मातरम, जय हिंद।